देखो जी, हम अपने कोर्स की स्टार्टिंग बेटे एक सिंपल चैप्टर से करते हैं, लेवरेज। ये बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नॉर्मली हर कॉलेजेस में स्टार्टिंग इसी पर्टिकुलर चैप्टर से होती है जनरली, तो इसीलिए हम भी चैप्टर यही लेते हैं, लेवरेज। देखो बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें किसी भी चैप्टर में बात करें तो एक इनकम स्टेटमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये इनकम स्टेटमेंट आपके पास ना बार बार मैं लेकर आऊँगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए इनकम स्टेटमेंट। तो लिवरेज की चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं इनकम स्टेटमेंट ड्राइव कर रहा हूँ। देखो, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले हम लिखते हैं सेल। सेल में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब साथ साथ नोट करते जाइए इनकम स्टेटमेंट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस होते ही जो भी फिगर मिलती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेल में से, बिजनेस की सेल में से क्या माइनस करो? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही जो फिगर आपको मिलेगी, जो भी मिले, एक्स वाई जेड जितना अमाउंट हो, उसको क्या बोल दो? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही जो आया उसे बोलेंगे EBIT, ऑब्लिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT की कहीं ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटे हम नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना वर्ड ई यूज करते हैं। ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग। अकाउंटेंसी में हम यूज करा करते थे प्रॉफिट। इसको PBIT भी बोल सकते हो, बट जनरली हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में अर्निंग यूज करते हैं, अर्निंग वर्ड। तो EBIT बेटर है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। जितना बिजनेस ने लोन लिया है, लोन पर जो पे करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करते ही जो फिगर बची, इसे बोलेंगे EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स। टैक्स माइनस करते ही मैं यहां पर आ गया बेटे, जो भी फिगर बचेगी उसे बोलेंगे EAT। EAT को बोले तो क्या बोलेंगे? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे जितना डिविडेंड पे करना है वो कैलकुलेट कीजिए और माइनस कर दीजिए। सर क्या जरूरी है कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हो? नहीं बेटे, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि इंटरेस्ट भी कंपनी पे करे? नहीं बेटे, लोन लिया ही नहीं तो इंटरेस्ट देना भी नहीं। बट पैटर्न ये रहेगा, हम फॉर्मेट ये डिस्कस करते हैं। हम एक्सेप्शनल सिचुएशन में सोच के चलते हैं कि कंपनी ने लोन भी लिया है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू करें और इक्विटी भी इशू करें। क्लियर? चलो जी, अब ये जो आया इसको बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स,
जिसको मैं एन से डिनोट करता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी। तो जो आपको मिलेगा इसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा EPS। नोटिंग कंप्लीट बच्चों? अब मेरी बात सुनो बेटे, ये देखो ये लिवरेज का चैप्टर यहाँ स्टार्ट हुआ है। मैंने इनकम स्टेटमेंट आपके पास ये बना दी है। ऑलमोस्ट हर क्लास के अंदर ये इनकम स्टेटमेंट मैं बनाऊंगा और आप भी इसको बार बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये इनकम स्टेटमेंट इसी तरीके से बनेगी, स्टार्टिंग विद सेल। एक बिजनेस की सेल होती है, उस सेल के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेरिएबल, फिक्स्ड। वेरिएबल मतलब सेल इंक्रीज होने से ये खर्चा इंक्रीज होता है, डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब होता है सेल अगर 10% इंक्रीज हुआ तो इस एक्सपेंस में भी 10% का इंक्रीज आएगा। सेल अगर 10% डिक्रीज हुआ तो इस एक्सपेंस में भी 10% का डिक्रीज आएगा। वेरिएबल एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल, ये नॉर्मली चेंज नहीं होता। मैं नॉर्मली जरूर बोलूंगा क्योंकि कभी कभी ये चेंज हो जाता है, बट उस चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हम मान के चलेंगे सेल चेंज होने के कारण ये एक्सपेंस चेंज नहीं होता, फिक्स्ड एक्सपेंस। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा, जो फिगर है उसको कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस होगा फिक्स्ड कॉस्ट, जो आया उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, माइनस इंटरेस्ट EBT, माइनस टैक्स EAT, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर। ये सिंपल चीजें हैं, क्लियर? अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में ये सेल दे दूं, वेरिएबल कॉस्ट भी बता दूं, फिक्स कॉस्ट भी बता दूं, तो क्या आप EBIT निकाल सकते हो? हाँ सर, सेल गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर जरूर आइएगा, उसके बाद माइनस कीजिएगा फिक्स कॉस्ट, EBIT पर आ जाइए। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? मैं कहता हूं बेटे, आपने कभी जब प्रॉफिट कैलकुलेट करा था तो ये समझा था क्या ग्रॉस प्रॉफिट होता है और फिर नेट प्रॉफिट होता है? सर ग्रॉस प्रॉफिट। मैं पूछता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता था? सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आता था वो ग्रॉस प्रॉफिट होता था। मैं कहता हूँ ठीक है बच्चे, नेट प्रॉफिट क्या होता था? आप बोलते थे सर ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में लेके जाते थे, एक्सपेंस माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट आता था वो नेट प्रॉफिट होता। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बेटे। अब हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन लेने के लिए अपने उसी प्रॉफिट एंड लॉस को इस तरीके से बना रहे हैं। सेल लिखेंगे, सेल में पहले कौन से एक्सपेंस माइनस करोगे बताओ? वेरिएबल। अब यहाँ ट्रेडिंग और P&L के एक्सपेंस नहीं है। अगर एक एक्सपेंस सेल को डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, वेरिएबल है, वो माइनस कर दो। सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करते ही जो फिगर मिलेगी, 5000 मिले, 5 लाख मिले या 10,000 मिले, जो भी अमाउंट मिलेगा उसे क्या बोलोगे? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे बच्चे? कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में पहले क्या माइनस करोगे? फिक्स कॉस्ट, फिर क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। तो सारा अमाउंट कहां से जाएगा? इस कंट्रीब्यूशन से जाएगा। तो डिसीजन लेने के लिए इस कंट्रीब्यूशन पे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन अगर कोई पूछे क्या होता है, आप ये बोलोगे किसी भी बिजनेस की सेल में से उस बिजनेस के वेरिएबल एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएं, तो जो डिफरेंस पॉजिटिव अमाउंट मिलता है उसे क्या बोल देते हैं बच्चों? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। आई एम ओके विद ऑल? ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अब ये बोलोगे किसी भी बिजनेस की सेल में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करो, जो पॉजिटिव अमाउंट बचा उसे क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशन। सर पॉजिटिव ही बचेगा?
मैं कहता हूँ बेटे ये बताओ, अगर ये पेन आप परचेज करके लेकर आ रहे हो 10 रुपीज में, तो इस पेन को खरीदने की खर्चा कितना? 10। क्या आप इसको कभी भी 10 से कम पर बेचोगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सेल वैल्यू जो है वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट से या परचेज कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो एज अ रिजल्ट कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव बचेगा। अगर आप इस पेन को 10 रुपीज़ में परचेज करके लाएं और 8 रुपीज़ में सेल कर दें, कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आया, तो ये जो चैप्टर है ना, ये लिवरेज, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको एडवाइस देने की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है, क्या आप परचेज कॉस्ट से, क्या वेरिएबल कॉस्ट से कम पर कोई सामान बेचना चाहोगे? कभी भी। क्लियर? तो अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं करा, अभी मैंने डिस्कस ही नहीं करा लिवरेज क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एरिया है इनकम स्टेटमेंट, ये बनाना सीख। गेटिंग माय पॉइंट? चलो जी, देखो जी, अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं लिवरेज का मीनिंग। लिखना स्टार्ट करो। लिवरेज मीन्स रिस्क। लिवरेज मीन्स रिस्क existing in the business at particular level of sale। देखो बेटे, लिवरेज का मतलब होता है रिस्क। मेरे बिजनेस में कितना रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है, इसको एनालाइज, इसको इवेल्युएट करने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं 1 यूनिट सेल कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मैं 1000 यूनिट सेल करता हूं। जैसे मैं ज़्यादा यूनिट सेल करता हूं, मेरे बिजनेस में रिस्क कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? सोच के देखो, सेल वैल्यू ज़्यादा आएगी, वेरिएबल खर्चा ज़्यादा आएगा, जो डिफरेंस है वो कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली ज़्यादा बचेगा। अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है तो मेरे को ज़्यादा पावर मिलती है टू रिकवर फिक्स्ड एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्स का खर्चा, प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा। तो जैसे ही मेरी सेल ज़्यादा होगी, मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, मेरी पावर ज़्यादा है टू रिकवर माय ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो लिवरेज का मतलब रिस्क होता है। रिस्क को एनालाइज कब किया जाता है? एक पर्टिकुलर लेवल पर किया जाता है। 1000 यूनिट की सेल पर कितना रिस्क है, 10,000 यूनिट की सेल पर कितना रिस्क है। अभी हम ये समझ पा रहे हैं, जैसे जैसे लेवल ऑफ सेल इंक्रीज होगा, रिस्क इन द बिजनेस डिक्रीज करेगा। आगे लिखेंगे, under this chapter we will establish a relationship in between two variable of income statement and calculate risk existing in the business on that level of sale। हम करेंगे क्या? इनकम स्टेटमेंट को लेंगे। इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम है, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी एटसेट्रा,
इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके क्या इवेल्युएट करेंगे, रिस्क इवेल्युएट करेंगे। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में टाइप ऑफ लेवरेज। हमें टोटल बेटे तीन तरीके की लेवरेजेस कैलकुलेट करनी है। कितने तरीके की लेवरेजेस कैलकुलेट करनी है? तीन। नंबर 1 ऑपरेटिंग लेवरेज, नंबर 2 फाइनेंशियल लेवरेज, नंबर 3 टोटल ऑब्लिक कंबाइंड लेवरेज। टोटल ऑब्लिक कंबाइंड लेवरेज। ये तीन तरीके की लेवरेजेस हमें कैलकुलेट करने का है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में तीन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गए। हमें सीखना है हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज, हाउ टू कैलकुलेट टोटल ऑब्लिक कंबाइंड लेवरेज। क्लियर? ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं बेटे ऑपरेटिंग लेवरेज से। फर्स्ट जो हम लेवरेज स्टार्ट कर रहे हैं बेटे ऑपरेटिंग लेवरेज। देखो बच्चे ऑपरेटिंग लेवरेज देखें, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, साथ साथ नोट कर रहे हैं बच्चे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप in between EBIT and sale. Degree of operating leverage establish the relationship in between EBIT and sale. Full stop. Under operating leverage, we will calculate change in EBIT due to change in sale। हम बेटे ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या कैलकुलेट करते हैं ये देखिएगा, चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू चेंज इन सेल। इसको मैं रिवर्स भी बोल सकता हूं, हम ऑपरेटिंग लेवरेज में चेंज इन सेल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी, बट बोलना ऐसे ही चाहिए क्योंकि सेल की चेंज के कारण ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा वो हम पता करते हैं। सेल अगर 20% इंक्रीज कर जाए तो ईबीआईटी में कितना इंक्रीज होगा, सेल अगर 30% डिक्रीज कर जाए तो ईबीआईटी में कितना डिक्रीज आएगा, ये हम ऑपरेटिंग लेवरेज में फाइंड आउट करते हैं। इसको हम और अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। पहले ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं वो लिख लीजिए। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन
अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये पहला फार्मूला है ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने। कई बार हमें दो लेवल्स दिए होते हैं इनकम स्टेटमेंट के, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 अगर दो लेवल्स दिए हुए हैं तो हम ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज वाला जो फार्मूला है वो इस फार्मूले को बिल्कुल अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। नीचे EBIT है ना, परसेंटेज चेंज वाले फार्मूले में ऊपर जाएगा परसेंटेज चेंज, चेंज का सिंबल है, परसेंटेज चेंज इन EBIT। चेंज वाला फार्मूला इसके अपोजिट हो जाता है। थोड़ा सा अभी ये दिमाग में रखना, सर ये क्यों अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल क्यों हो जाता है, उल्टा क्यों हो जाता है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। इनकम स्टेटमेंट से और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, 2 मिनट बाद मैं उस पर लेके चलूंगा। ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला भी होता है परसेंटेज चेंज वाला। परसेंटेज चेंज वाला फार्मूला दिमाग में रखना है, अभी ये इसका रिवर्स हो जाएगा। EBIT नीचे है तो वहां ऊपर पहुंचेगा। अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूँ। जो चेंज इन कंट्रीब्यूशन होता है, परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन होता है, वही परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट होता है, वही परसेंटेज चेंज इन सेल होता है। तो बेटर लिखना चाहिए परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल में जितना परसेंट चेंज आएगा बच्चों, याद रखना उतना ही परसेंटेज चेंज वेरिएबल कॉस्ट पे रहेगा और उतना ही परसेंटेज चेंज, सॉरी, सेल में जितना परसेंटेज चेंज आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज वेरिएबल कॉस्ट में रहेगा और उतना ही परसेंटेज चेंज कंट्रीब्यूशन में रहेगा। सेल 10% इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल खर्चा भी 10% इंक्रीज होगा। अगर ये दोनों 10% इंक्रीज हुए हैं तो आप देखना कंट्रीब्यूशन भी कितना इंक्रीज आएगा, 10%। सेल, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, यहां तक चीजें परसेंटेज में सेम रहती हैं। अगर मेरी सेल 10% डिक्रीज हुई है तो अगर कोई बोले वेरिएबल कॉस्ट भी 10% डिक्रीज हुई है, यस। अगर कोई बोले कंट्रीब्यूशन में भी 10% का डिक्रीज आया, यस। तो यहां पर नीचे बेटे ध्यान रखना, परसेंटेज चेंज इन सेल लिखना है, अदरवाइज आप परसेंटेज चेंज इन सेल लिखो, परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट लिखो या परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिखो, तीनों में बात बराबर है। बट एग्जामिनर को क्या पता है, परसेंटेज चेंज इन सेल। अब बेटे इसका अगर आंसर 4 आया तो हम 4 टाइम्स बोल देते हैं, 4:1 भी बोलते हैं, 4/1 भी बोलते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं इस फार्मूले का आंसर मेरा कितना आया, 4। तो आंसर को डिनोट करने के 3 तरीके हैं। आप 4 टाइम्स बोल दो कि ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स है, आंसर को 4:1 लिख दो, इसका मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज 4:1 है, 4/1 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स means operating leverage 4 time means if sale increases by 1 time then EBIT will increase by 4 times. Full stop. In other words, we can say if sale increases by 20% then EBIT will increase by 20% into 4, that is 80%.
बेटा ये ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कैसे, अभी मैं बताऊं। क्लियर? दोबारा से, ऑपरेटिंग लिवरेज 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 4 टाइम्स का मतलब होता है बेटे 4/1। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है बेटे? 4/1। 4:1। 4:1 का मतलब, देखो, अगर हमारी ये सेल, नीचे सेल है ना, अगर हमारी ये सेल 1 टाइम इंक्रीज होती है तो ईबीआईटी में इंक्रीज कितना आएगा? 4 टाइम्स का। इंक्रीज की जगह हम डिक्रीज भी बोल सकते हैं। अगर हमारी सेल में 1 टाइम का चेंज आता है तो ईबीआईटी में चेंज आएगा 4 टाइम्स का। चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों। अगर हमारी सेल 20% डिक्रीज होती है तो ईबीआईटी 20 × 4 80% डिक्रीज होती है। प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग लिवरेज कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। अगर ये 5 टाइम्स होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स मीन्स if sale increases by 1 time then EBIT will increase by 5 times। 5 हो जाता। अगर हमारी सेल 30% से इंक्रीज होती है तो EBIT 30 × 5 150% से इंक्रीज होगी। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सर ये फार्मूला ऐसे ही क्यों बना? अभी 2 मिनट बाद डिस्कस कर लेते हैं। चेंज वाला फार्मूला इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। ईबीआईटी नीचे है तो ऊपर क्या जाएगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन, आना क्या चाहिए था? परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। बट रिलेशनशिप हम सेल से बना रहे हैं इसीलिए क्या लिख देते हैं? परसेंटेज चेंज इन सेल। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटे इनका रीजनिंग देखना जरा ध्यान से। देखो बेटे, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात सुनो। सेल से इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हुई और फर्स्ट लेवल यहाँ है। इसके बीच में ये जो है इनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है बेटे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। फिक्स कॉस्ट क्या है बेटे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण कितना रिस्क है, इसको इवेल्युएट करके देती है। जैसे ही आप कोई यूनिट सेल करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट इनकट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट में रिस्क होता ही नहीं। तो रिस्क किस में होता है? फिक्स कॉस्ट में होता है। ये फिक्स कॉस्ट ऐसी है जो पहले इनकट करनी पड़ेगी, पता नहीं पता रिकवर होगी पूरी या नहीं। सेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आएगा रिकवर हो जाएगी और फिर प्रॉफिट पर आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? ईबीआईटी कब मिलेगा? जब फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाए। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट के कारण कितना ऑपरेटिंग रिस्क है इसे इवेल्युएट करके। तो कैसे कैलकुलेट होगा? ईबीआईटी और कंट्रीब्यूशन के बीच में रिलेशन। सर ईबीआईटी और सेल के बीच में क्यों नहीं? हमने ऐसे क्यों नहीं बोला सेल अपॉन ईबीआईटी? अगर आप सेल अपॉन ईबीआईटी करते हो तो किन दो एक्सपेंस के कारण रिस्क आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जबकि मैं बोल रहा हूं बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट के कारण तो रिस्क होता ही नहीं। अब यूनिट सेल कर रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट तो पक्का रिकवर होगा। तो ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण होता है? फिक्स कॉस्ट के कारण। आपको सिर्फ फिक्स खर्चे का रिस्क इवेल्युएट करना है। इसीलिए फार्मूले में क्या आया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। याद रखना है फार्मूला तो ऐसे याद रखना, हमेशा बड़ी फिगर ऊपर होगी और छोटी फिगर नीचे होगी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हो। अगर कोई पूछे सर सेल अपॉन ईबीआईटी क्यों नहीं? क्योंकि अगर सेल अपॉन ईबीआईटी करा तो दो एक्सपेंस के कारण रिस्क इवेल्युएट हुआ, वेरिएबल, फिक्स्ड। जबकि हम बोल रहे हैं वेरिएबल खर्चे के कारण बिजनेस में रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आप सेल कर रहे हो तो वेरिएबल खर्चा इनकट करने में दिक्कत ही नहीं है। अगर आप सेल कर रहे हो तो वेरिएबल खर्चा इनकट करने में दिक्कत कहाँ है? ही नहीं दिक्कत, प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ रिस्क की कहाँ है? फिक्स खर्च। फिक्स खर्चे के कारण रिस्क ही है।
सर अगर हम 10 रुपये का सामान लेकर आ रहे हैं और 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ 15 रुपये में बेच रहे हो तभी तो 10 का सामान ला रहे हो। अगर ये सामान बिक ही नहीं रहा तो खरीदोगे भी नहीं। तो ये वेरिएबल खर्चा इनकर्ड कब हो रहा है? जब आपकी सेल हो रही है। तो वेरिएबल खर्चे के कारण रिस्क को इवेल्युएट नहीं किया जाता। ये फिक्स खर्चा है जिसके कारण रिस्क इवेल्युएट होता है। तो आंसर इज ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस में फिक्स खर्चे के कारण कितना रिस्क है इसको इवेल्युएट करके देती है। इसीलिए फार्मूला क्या बनता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। गेटिंग माय पॉइंट? ये थ्योरी का पार्ट कंप्लीट। एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटे, प्रैक्टिकल। एग्जांपल, बेटे ऑपरेटिंग लिवरेज में मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ सो दैट इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें समझ आ जाए। ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जांपल मेरे पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। लिखिए सेल 1 लाख, कॉमा वेरिएबल कॉस्ट 60%। वेरिएबल कॉस्ट जब 60% लिखा होता है तो पक्का है 60% ऑफ सेल होता है। क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, ये 60% ऑफ सेल अज्यूम किया जाता है। मैं लिख देता हूँ ऑफ सेल, कॉमा फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवल। सेकेंड रिक्वायरमेंट, बट विल न्यू EBIT if sale increases by 20%. Third, calculate percentage increase in sale. Calculate percentage increase in sale required to double EBIT. बेटे 3 रिक्वायरमेंट मैंने आपको दे दी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी लेवरेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और हमें करना होगा, पहला स्टेप हम हमेशा वर्किंग नोट इनकम स्टेटमेंट बनाएं। चलो जी, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। कितने रुपए की सेल है? 1 लाख। यस, वेरिएबल 60% वेरिएबल कॉस्ट, 1 लाख का 60% बताओ। कंट्रीब्यूशन 40,000। यस, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। EBIT 10,000। बेटे नोटिंग जरूरी है, साथ साथ नोट कर लेना। ये आपके जो रजिस्टर हैं ये आपके एसेट बनेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट 1 पे फोकस करो। रिक्वायरमेंट 1 का आंसर मैं यहाँ ले रहा हूँ। ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला, ऑपरेटिंग लेवरेज में याद करना, ये हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क को इवेल्युएट करती है, सेल और EBIT के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। तो फार्मूला होना चाहिए सेल अपॉन EBIT, बट
सेल में से वेरिएबल कॉस्ट के कारण तो रिस्क होता ही नहीं, सेल हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए फार्मूला कहाँ से आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो फार्मूले को ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा 40,000, EBIT लिखा 10,000। आंसर जो आएगा वो टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर? चलो सेकंड, व्हाट विल बी न्यू EBIT इफ सेल इंक्रीजेस बाय 20%। तो पूछ रहा है न्यू EBIT क्या होगी अगर हमारा सेल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाए? 20%। देखो बेटे, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। सेकंड, न्यू EBIT if sale increases 20%। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका, ओल्ड और न्यू पोजीशन देख लो। हमारी पुरानी सेल थी 1 लाख, पुराना वेरिएबल कॉस्ट था 60%, मतलब 60,000। पुराना कंट्रीब्यूशन कितना बचा बेटे? 40,000। फिक्स कॉस्ट 10,000, EBIT फिक्स कॉस्ट 30,000। ये पुरानी है। नई सिचुएशन, अगर हमारी सेल कितने परसेंट बढ़ जाए? 20% बढ़ जाए, 1,20,000 होगी। अगर हमारी सेल 20% बढ़ा है तो ये वाला खर्चा भी 20% बढ़ेगा। इसको भी 1.20 कर दो, 20% इंक्रीज कर दो तो 72,000 आ। 20% बढ़ने का मतलब 1.20 मल्टीप्लाई करो, 20% ऐड कर दो, बात बराबर है। या फिर इसका 60% निकालो तो भी यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, 48,000। चेक करना, क्या कंट्रीब्यूशन में भी 20% का इंक्रीज आया? यस। हम तो बोल ही रहे हैं बेटे, यहाँ तक के खर्चे ना प्रोपोर्शनेट सेम रहते हैं, यहाँ तक की चीजें प्रोपोर्शनेटली सेम रहती हैं। इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। फिक्स कॉस्ट 30 है तो 30 रहेगा। ये न्यू EBIT आ गई। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका देखो बेटे, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT ऑन परसेंटेज चेंज इन सेल। हमें पता है ऑपरेटिंग लेवरेज 4 टाइम्स है। परसेंटेज चेंज इन EBIT निकाल लो अगर 20% सेल में इंक्रीज हुआ, therefore परसेंटेज इंक्रीज EBIT 20% इंटू 80%। न्यू EBIT is equal to old EBIT into 180%। ओल्ड EBIT 10 था, 180% को 1.80 आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये लॉन्ग टेक्निक है, लॉन्ग, ये इंटेलिजेंट टेक्निक है जिसमें ऑपरेटिंग लेवरेज के मीनिंग को हमने यूज किया। ऑपरेटिंग लेवरेज 4 टाइम का मतलब होता है अगर हमारी सेल में 1 टाइम का चेंज आया तो EBIT में कितना चेंज आएगा। उसने कहा था सेल में 20% का इंक्रीज आया तो पहले EBIT का इंक्रीज निकाल लिया। ओल्ड EBIT ऑलरेडी हमारे पास है, इसको यूज करके हमने न्यू EBIT कैलकुलेट। ओल्ड EBIT प्लस 80%, प्लस 80% इसका मतलब 180%। 180% का मतलब है 100 तो पुराना रहेगा, 80% ऐड करके आ जाएगा, 1.80 मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर?
नोट कर लो। चिंता मत करो बेटे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से रिवाइज होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी आराम आराम से लिखते भी चलो, दिमाग में चीज़ें सेट करते चलो। हाँ बेटे, थर्ड रिक्वायरमेंट है, वो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन सेल रिक्वायर्ड टू डबल PIT। देखो बेटे, इसका एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होता है जो बच्चे लेकर चलते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज 4 टाइम्स है हमारा, ये क्वेश्चन का पार्ट है ना। वो कहता है जी कितना सेल में इंक्रीज करें, कितना सेल में इंक्रीज करें कि EBIT डबल हो जाए। EBIT डबल होने का मतलब है, अगर हम बोलें सेल में 1 टाइम का चेंज आता है तो EBIT में कितना चेंज आएगा, 4 टाइम का। अगर हम बोलें सेल डबल हो जाएगी तो EBIT भी डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये गलत है। जब हम बोलते हैं सेल में 1 टाइम का चेंज आएगा, इस चेंज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। इस चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज। यहां पर अगर ये डबल हो जाता है तो ये भी डबल होगा, ये कहना गलत है। पहले इस डबल को परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करो परसेंटेज चेंज। EBIT डबल हो गई, डबल का मतलब देखना ओल्ड न्यू। मैं एज्यूम करके चलता हूँ ओल्ड EBIT, चलो इस क्वेश्चन में ओल्ड EBIT देखना कितनी थी, 10,000। डबल का मतलब क्या है, 20,000। 10 से 20 में परसेंटेज चेंज, डिफरेंस 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला बेस 10,000 इंटू 100, दैट इज 100। डबल का मतलब है 100% चेंज। डबल का मतलब क्या है, 100% चेंज। सर अगर ये ओल्ड EBIT हमें नहीं दी होती तो हम क्या करते हैं, बेटे कुछ भी एज्यूम कर लो, ओल्ड और न्यू। अब बताओ, कुछ भी एज्यूम करो। ओल्ड EBIT एज्यूमिंग 30 था, डबल का मतलब 60, चेंज डिफरेंस 30, परसेंटेज चेंज। ये डिफरेंस 30, ये बेस वाला 30 इंटू 100 आएगा तो 100% आएगा, तो 100% ही। तो डबल का मतलब पहले परसेंटेज चेंज कन्वर्ट करो। परसेंटेज चेंज इन EBIT डबल का मतलब 100% इंक्रीज चाहिए, ये मतलब हो गया ना। तो सॉल्व। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ये 4 है, ये 100% है, ये हमें चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज इन इज इक्वल टू 100% डिवाइडेड बाय 4 टू 20। तो हमारा फाइनल आंसर होगा सेल में 25% का इंक्रीज चाहिए, सो दैट EBIT कितना हो जाए, डबल हो जाए। कई बार वो बोलता है कि इस चीज को आप वेरीफाई करके दिखा दीजिए। अगर इस चीज को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, नोट कर लेना, पॉज करके मैं आगे चल रहा हूं। देखो बेटे, वेरिफिकेशन ओल्ड न्यू। सेल ओल्ड कितना है, 1 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 40,000, फिक्स कॉस्ट 30,000, 10,000। हमने कहा हमारा आंसर है सेल में 25% का इंक्रीज आएगा, 1,25,000 हो जाएगा। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के 2 तरीके हैं बेटे,
या तो इस 125 का 60% कर दो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज 60% था, तो 125 का 60% करूँ तो मेरा कितना आंसर आया 75,000। दूसरा तरीका क्या था, 60,000 का 125% कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। ये कॉन्ट्रीब्यूशन वो डबल हो गया, ये वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन करने के लिए बोले तो ऐसे वेरीफाई करके दिखा दो इनकम स्टेटमेंट। क्लियर? चलो बेटे, इस क्लास में हम यहीं तक रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में लिवरेज के इस पार्ट को मैं रिवाइज करवाऊंगा और 2 लिवरेजेस और कंप्लीट कर दूंगा। कौन कौन सी बच्चों? फाइनेंशियल लिवरेज और टोटल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। गेटिंग माय पॉइंट? फिर हम बुक से क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बेटे। हाँ जी बच्चे, अब आपके डेमो कंप्लीट हो चुके हैं राजे। अब आप क्या करो, डेमो कंप्लीट हो गए तो मेन बैच में आ जाना। मेन बैच में आने के लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को सेव करना है 9873228585। उससे व्हाट्सएप से लिंक कर लीजिए, सो दैट मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरी इन्फॉर्मेशन भेज सकूं कि किस तरीके से आप हमारे मेन बैच में एंटर हो सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर, ठीक है? थैंक यू बेटे।